गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लास। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है समास। समास तो सीखेंगे ही, साथ में इसका परिभाषा भी सीखेंगे, इसके कितने भेद होते हैं और साथ में इसका हम लोग उदाहरण भी सीखेंगे। और समास के साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा ट्रिक, क्योंकि अगर ट्रिक अगर पता होगा तो आपका कोई भी समास हो, आप बिल्कुल उसे इजी वे में उसे आप पहचान सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने संधि देखा, संधि के बहुत सारे ट्रिक भी हम लोगों ने समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से संधि देख लीजिएगा, तब उसके बाद आप लोग समास को देखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि समास किसे कहते हैं और समास का तात्पर्य क्या होता है। तो देखो, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। अब ये संक्षिप्तीकरण क्या है? तो अधिक से अधिक अर्थ को बिल्कुल कम से कम शब्दों में उसके अर्थ को प्रकट कर सके, उसको बता सके, वही होता है हमारा संक्षिप्तीकरण। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वहां हमारा समास कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे कि मान लो कि बहुत बड़े बड़े वाक्य होते हैं ना, उसको कम से कम शब्द में उस वाक्य को अपने लैंग्वेज में उसको हम बता सके, उसको प्रकट कर सके, वही होता है हमारा समास। ठीक है, जैसे कि रसोई के लिए घर। अब इतना बड़ा हमको बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट में बोल दो रसोई घर। तो रसोई घर जब बोलोगे ना, तो ये होता है हमारा समास, और इसे आप संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हो। ठीक है, संक्षिप्तीकरण यानी कम से कम शब्दों में उसका अर्थ। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल गया, यानी कि रसोई के लिए घर। इतना बड़ा हमको कहने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बोलो रसोई घर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, रसोई के लिए घर है। नेक्स्ट है आपका हाथ के लिए कड़ी। ठीक, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? हथकड़ी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में निकल गया, तो इसे हम लोग समास कहेंगे। नेक्स्ट है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। अब इसमें आपका ऑप्शन दे देगा 4, 6 और 8। तो आप टिक करोगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इसका मैं ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप लोग इसका ट्रिक याद रखेंगे। अब हम लोग समास के ट्रिक को समझेंगे कि समास का ट्रिक क्या है, क्योंकि ट्रिक ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको ट्रिक पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए ट्रिक का नाम हम लोग समझते हैं। ट्रिक का नाम है आपका द्वंद्वी अब तक। अब देखो, द से आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, दी से हो जाएगा द्विगु समास, अ से आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ब से हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, त से हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, और क से आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास। हो गया ना आपका? तो ट्रिक का नाम है आपका द्वंद्वी अब तक। ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि समास कितने होते हैं और समास कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। ये समास का सबसे पहला नंबर पे है हमारा अव्ययीभाव समास। अब ये अव्ययीभाव समास हम लोग किसे कहेंगे? तो देखो, इसके जो प्रथम पद होते हैं ना, वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या? जो पहला वाला शब्द होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, उसे ही हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। ट्रिक क्या है इसका? अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहेंगे। अब उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पहचानोगे? जैसे मानो को कोई भी शब्द दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मानो कि ये दिया है ना आजन, तो ये आ जो लगा हुआ है ना, ये है आपका उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेफिक्स। और ये लास्ट में जो लगा है आजन, ये है हमारा सफिक्स। ठीक है, तो ये लास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे हिंदी में प्रत्यय, और आगे वाले को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग से ही हमारा बनता है अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति है। अब इसमें देखो, यथा हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखिए प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में ये क्या है? प्रति, ये है आपका अव्ययीभाव समास।
प्रतिदिन में क्या है? प्रति, ये है आपका अव्ययी भाव समास। आमरण में क्या है? आ जो है वो है आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें सभी में उपसर्ग लगा हुआ है, तो जिसमें उपसर्ग लगेगा वो है आपका अव्ययी भाव समास, और इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। ट्रिक नंबर 2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान रखोगे। देखो ट्रिक नंबर 2 क्या है? अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ? एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कि धड़ाधड़ 2 बार हुआ, धड़ा धड़। घर घर 2 बार हुआ, रातों रात 2 बार रिपीट हुआ, धीरे धीरे 2 बार रिपीट हुआ, भागम भाग 2 बार रिपीट हुआ। तो ये होगा आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें आपका ये वर्ड है ना, जैसे मान लो कि घर, और इसमें एक योजक चिन्ह लग करके फिर ये लग जाता है घर, तो इसमें बहुत सारे लोग इसको द्वंद्व समास कह बना देते हैं। तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो वर्ड है ना, ये आपका बार बार रिपीट हुआ है। तो वर्ड अगर आपका रिपीट हो गया तो वह आपका अव्ययी भाव समास होगा, वो आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में ये होता है कि जो हमारा ये वर्ड है ना, एक दूसरे से विपरीत होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा और यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा, तब आपका होगा वो द्वंद्व समास, और बीच में आपका ये योजक चिन्ह लगा रहेगा। तो ये योजक चिन्ह के पीछे आप लोग नहीं जाओगे, इस वर्ड पे आप लोग ध्यान दोगे कि वर्ड अगर रिपीट हुआ तो वो हो गया आपका अव्ययी भाव समास, अगर रिपीट नहीं हुआ तब आपका वहां पे जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास, ये हमारा सेकेंड नंबर है। अब ये द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी कि आपका इधर का भी प्रधान होगा और इधर का भी आपका प्रधान होगा, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें हमारा दोनों पद प्रधान हो रहा है, यानी कि इधर का भी प्रधान होगा और इधर का भी प्रधान होगा। तो इसे आप लोग कैसे पहचानोगे? इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, इसको जब आप लोग पढ़ोगे ना, इसमें और का हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे कि देखो राधा, बीच में ये योजक चिन्ह भी है, ठीक है, योजक चिन्ह पे भी आप लोग ध्यान दोगे। राधा और कृष्ण ऐसे बोलते हैं, नर और नारी, गुड़ और दोस्त, यहाँ पे आपका आएगा द्वंद्व समास, और ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है। अगर दोनों विपरीत नहीं होता तो वो होता हमारा अव्ययी भाव समास, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और इसको बोलने में हमारा और आएगा तो वो होगा हमारा द्वंद्व समास। समझ में आया? नेक्स्ट है द्विगु समास। अब ये द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है, यानी कि पहला जो शब्द आता है वो हमारा संख्यावाचक होता है। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, और पूर्व पद संख्यावाचक वो होगा हमारा द्विगु समास। जैसे कि नवग्रह, नवग्रह जो है ना, यानी कि 9 से नवग्रह बना। दोपहर यानी कि 2 से दोपहर बना। त्रिवेणी यानी कि 3 से त्रिवेणी बना। पंचतंत्र यानी कि 5 से हमारा पंचतंत्र बना। चौगनी यानी कि 4 से हमारा चौगनी बना। और तिरंगा यानी कि 3 से हमारा तिरंगा बना। तो ये जो भी हमारा संख्यावाचक जो आ रहे हैं वो होता है हमारा द्विगु समास। अब इसमें एक शब्द आता है आपका, जैसे कि 45, ये 45 है ना, तो ये 45 आपका क्या है? ये आपका द्विगु समास नहीं है, क्योंकि 45 जब बोलोगे तो ये होगा 40 और 5, तब ये दोनों मिल करके बनेगा आपका 45, तो ये होगा आपका द्वंद्व समास, ये आपका अपवाद है। नेक्स्ट कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? यानी कि विशेषण को कहेंगे, और ये विशेषण क्या है? जो किसी चीज का विशेषता बताए उसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। कहने का मतलब कर्म को धारण करने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मोनू एक बहादुर लड़का है। तो मोनू कैसा लड़का है? बहादुर है ना, तो बहादुर हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा विशेषण। नीतीश एक बुद्धिमान लड़का है, तो नीतीश कैसा लड़का है? तो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान हमारा क्या हो गया? ये हमारा विशेषण हो गया। तो ये होता है हमारा कर्मधारय समास, जिसमें किसी चीज का विशेषता बताए। जैसे कि चरण कमल, चरण मीन्स क्या होता है? पैर। अब पैर किसकी तरह बताया जा रहा है? तो कमल की तरह। चंद्रमुख,
अब यहाँ पर मुख को यानी कि मुंह को क्या चीज से इसका कंपेयर किया जा रहा है, तो चंद्रमा की तरह, यानी कि चंद्रमा की तरह उसका मुख है, तो उसका विशेषता क्या हो गया, चंद्रमा। महात्मा, महान है जिसके आत्मा, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास उसे कहेंगे जिसमें किसी चीज का विशेषता बताया जाए, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे, तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भव समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, संख्यावाचक द्विगु समास, विशेषण प्रधान कर्मधारय समास, और कोई पद प्रधान नहीं, वो है हमारा बहुब्रीहि समास। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वो तीसरा पद जो होता है ना, वो हमारा प्रधान होता है। जैसे कि इधर का भी हमारा प्रधान नहीं होगा, इधर का भी पद हमारा प्रधान नहीं होगा, लेकिन जब ये दोनों मिलेगा तो एक नया अर्थ बनेगा, एक नया वर्ड, एक तीसरा वर्ड बनेगा, वो होगा हमारा बहुब्रीहि समास। कहने का मतलब देखो, लंबोदर, अब इधर का भी हमारा पद प्रधान नहीं है और इधर का भी पद हमारा प्रधान नहीं है, लेकिन जब ये दोनों शब्द जब मिलेगा ना एक दूसरे से, तो एक नया शब्द निकलेगा। जैसे कि लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर, तो ये तीसरा अर्थ आपका निकल जाएगा गणेश जी। नेक्स्ट है आपका दशानन, 10 सिर है जिसके, तो ये है कौन, ये है आपका रावण। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले भगवान, तो वो कौन से भगवान है, तो वो है आपका भगवान विष्णु जी। नेक्स्ट है आपका पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, यानी कि पीला है जिसका वस्त्र, तो वो भी आपका होता है विष्णु ही आते हैं। तो देखो इसमें हमारा पीताम्बर हुआ या नीलकंठ हुआ, नीला है जिसके कंठ, तो वो क्या है आपका, ये आपका एक अपवाद भी है। तो ये कभी भी अगर आपका नीलकंठ या पीताम्बर आ जा रहा है, तो सबसे पहले अगर आपका ऑप्शन में बहुब्रीहि होगा तो आप सबसे पहले बहुब्रीहि में करोगे, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर बहुब्रीहि नहीं रहता है तो वहां पर अगर आपका कर्मधारय हो जाएगा, जिसमें जिसका किसी चीज के बारे में विशेषता बताया जाता है, तो अगर वो कर्मधारय होगा तो कर्मधारय में आप टिक करोगे, अगर कर्मधारय नहीं होगा तो आप बहुब्रीहि करोगे। अगर दोनों अगर ऑप्शन होगा बहुब्रीहि और या आपका कर्मधारय, तो सबसे पहले आप बहुब्रीहि मारोगे, इसलिए क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर बहुब्रीहि नहीं हुआ तब आप लगाओगे कर्मधारय, क्योंकि उसका विशेषता भी बता रहा है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो इस समास में दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो आपका क्वेश्चन कर सकता है कि प्रथम पद प्रधान कौन सा समास होता है, तो वो होता है आपका अव्ययी भाव समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, संख्यावाचक द्विगु समास, विशेषण प्रधान कर्मधारय समास, कोई पद प्रधान नहीं, वो होगा आपका बहुब्रीहि समास, और जो दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। अब ये कारक कितने होते हैं, आपका क्वेश्चन आ सकता है 6, 8, 4, 5, तो कारक चिन्ह आपका होता है 8। देखो अब कारक चिन्ह क्या है, कैसे आप पता करोगे, जैसे कि कर्ता ने, यानी कि काम करने वाले को बोलते हैं, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, कर्ण से यानी कि से या द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे, संप्रदान यानी को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, अपदान यानी से यानी कि अलग होना किसी चीज से जिससे अलगाव हो, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये अन्य पदों से संबंध है, अधिकरण यानी कि में और पर क्रिया का आधार, संबोधन हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना बुलाना, तो ये होता है हमारा कारक। और ये कारक हमारे कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन सा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। ठीक, क्या आपका दूसरा पद छोटा होता है, ठीक है, यानी कि प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है आपका अव्ययी भाव समास, जो पहला शब्द जो होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सबसे लास्ट वाला हमारा छोटा हो रहा है। जैसे कि देखो राजकुमार, तो राजा का
कुमार, राजपूत राजा का पुत्र, यश प्राप्त यानी यश को पूर्ण, करुणापूर्ण यानी करुणा में पूर्ण, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। तो आपको समझ में आ गया। प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, संख्यावाचक द्विगु समास, विशेषण प्रधान कर्मधारय समास, कोई पद प्रधान नहीं वो है आपका बहुव्रीहि समास, और दूसरा पद प्रधान जो होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक आप लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ दूसरा चीज़ हम लोग टॉपिक लाएंगे।